देखिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से वेक्टर वाला जो ये पोर्शन है वेक्टर एंड स्केलर, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, यानी अगर कहा जाए पूरी फिजिक्स उन बच्चों के लिए आसान हो जाती है जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, चाहे बायो के हों चाहे मैथ के हों। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है और एक वेक्टर पढ़ना जरूरी है। यदि ये दो चीजें आप लोग को आती हैं तो आप लोग के लिए फिजिक्स में आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ हमें समझ में आता है। ठीक है, एक तो वो बात होती है जिसमें समझ में कुछ पल्ले नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो वही बात आकर टिकती है जब आपको मैथमेटिक्स या वेक्टर का पोर्शन समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स भी और वेक्टर भी। ठीक है, कई ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे जहां पर उस जो भी टॉपिक होगा उसका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, बाकी की चीजें किससे सॉल्व होंगी, वेक्टर से। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा छोटा सा। ठीक है, लेकिन वहां पर जो उसको सॉल्व करने के लिए जो हमें प्रोसेस चाहिए होगी वो किसकी चाहिए होगी, वेक्टर की। समझ में आ गई बात, क्योंकि फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप लोग को 100 बात की एक बात दिमाग में फीड कर लेना है कि इसे बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सीखना है, डेली इसको प्रैक्टिस करना है और 3D में इमेजिन करना है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटीज। पहली चीज तो क्वांटिटीज की बात करें तो मैंने आप लोग को बताया था कि क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जो पिछला चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, मैंने उसमें आप लोग को बताया था फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज का सीन क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज का मैं सीन आप लोग को बता दूं। बड़ा सिंपल सा सीन था फिजिकल क्वांटिटीज का कि इसे हमने दो भागों में बांटा था। एक तो थी फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और एक था डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, पता होगा आप लोगों को, सब लोगों को याद होगा डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी का सीन। लेकिन अभी मसला आप लोग ये समझो कि अब फिजिकल क्वांटिटी को हम किसके हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, अब हम डिफाइन कर रहे हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से। किसके हिसाब से, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर हम डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं तो बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एक की तो बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज की, ठीक है, और दूसरी बात आती है स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने इन दो भागों में बांटा था। ये किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और के हिसाब से अपन ने क्लासिफिकेशन करा था इनका। और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्लासिफिकेशन करूं तो इसे कितने भागों में बांटा जाएगा, दो भागों में। दो भागे कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरा भाग क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात यहां तक, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटीज, फर्स्ट हेडिंग डालिए। मैंने एक बेसिक बातें आपको समझा दी, होता क्या है वेक्टर, पहले आप लिख लो थोड़ा बहुत, फिर समझाऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, लिखो आप लोग जल्दी से, हेडिंग डालो वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख दी। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए क्या लिखा मैंने, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव both magnitude and direction and obeys the laws of vector addition are called vector quantities। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसी क्वांटिटीज जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हो। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इस तरीके से कैसे भी बोल सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं उनको फॉलो करती हो, वो क्या कहलाएगा आपका, वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर के लिए अगर हम खाली इतनी बात बोलें कि ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा तो काफी नहीं है। समझ रहे हो बात को, वेक्टर के लिए अगर हम इतनी बात बोल दें कि इसका ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर है, इतना बोलना काफी नहीं है। ठीक है, काफी कब होगा, जब हम तीन चीज बोले, पहली चीज मैग्नीट्यूड हो, दूसरी चीज डायरेक्शन हो और तीसरी चीज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हूं। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब आप लोग को बता दो, जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। आ रही बात समझे, जो वेक्टर एडिशन का जो लॉज है वो डिफरेंट होते हैं बामुकाबले किसके, जो हम सिंपल एडिशन करते हैं। जैसे हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं ना, 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, लेकिन वेक्टर एडिशन डिफरेंट होता है।
अब वो डिफरेंट क्या होता है वो सिखाएंगे आप लोग को आगे, ठीक है। लेकिन ये शर्त है कि ये इसको फॉलो करना चाहिए, यदि ये इसको फॉलो नहीं करता है तो बात नहीं बनेगी। समझ में आई नहीं ये बात, ठीक है। ये वाला जो एडिशन कहलाता है ये आपका स्केलर एडिशन है, ठीक है। वेक्टर एडिशन अलग ही होता है, पूरा सिखाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। तो वो बात की बात है, अभी तो आप लोग इस पे फोकस करो कि वेक्टर एडिशन क्या है आपका। वेक्टर एडिशन ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जो जिनका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करता होगा, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं बहुत अच्छे से। तो इसका जो एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल, एक तो मैं फोर्स की बात कर लूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूं, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात कर लूं, वेलोसिटी की बात कर लूं, और ऐसी कई क्वांटिटीज हैं जिनकी वेक्टर जिनकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब देखो कैसे, पहले तो मैं फोर्स की बात करूं, ठीक है, कि फोर्स क्या है, ठीक है। फोर्स क्या है, पहले फोर्स के बारे में समझ लो, बड़ा सिंपल है फोर्स का मामला। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप लोग, मैंने यहां पर एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, एक ब्लॉक ले लिया सिंपल, जिसका मास m है, ठीक है, और इस पर 2 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 2 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अब ये कहना है कि 2 न्यूटन फोर्स लगाया, कहाँ लगाया, ये अभी अगर कहा जाए, मैं खाली इतना बोल दूं कि एक जो ब्लॉक है m मास का, इस पे 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये बात अधूरी है एक तरीके से। कैसी ये बात, अधूरी, ठीक है, क्योंकि 2 न्यूटन फोर्स तो लगा दिया, लेकिन अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया ये भी तो बताना पड़ेगा भाई। लेफ्ट लगाया, राइट लगाया, या दबाया, इसे पुश करा या पुल करा, खींचा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक है, कोई ना कोई डायरेक्शन तो बताना पड़ेगी, उसके बिना तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ये बात कहूं कि 2 न्यूटन लेफ्ट में लगाया तो बात मेरी कंप्लीट होती है, ठीक है, या 2 न्यूटन राइट में लगाया तो भी मेरी बात कंप्लीट होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अगर मैं ओनली ये कह दूं कि 2 न्यूटन लगाया तो बात अधूरी है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, बात क्या है, अधूरी। 2 न्यूटन फोर्स अकेला कुछ भी नहीं है एक तरीके से, ठीक है, अधूरी बात है ये। तो ये 2 न्यूटन अगर कहा जाए, अब तो मैं यहां पर मैं मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझाता हूं और डायरेक्शन का मीनिंग समझाता हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब तुम एक तरीके से ऐसा समझो, कोई अमाउंट या कोई वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कोई अमाउंट या कोई वैल्यू। जैसे मैंने यहां पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन, ठीक है, तो 2 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और लेफ्ट क्या हो गया, डायरेक्शन, ठीक है। या 5 न्यूटन राइट, तो 5 न्यूटन क्या हो गया, 5 क्या है, बल्कि 5 क्या है, 5 है मैग्नीट्यूड। ये न्यूटन तो क्या है, एक तरीके से यूनिट है, ठीक है। और राइट क्या हो गया, आपकी डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा, वेक्टर के लिए अब एक चीज और मैं आप लोग को बताऊं। वेक्टर को आमतौर पर इस तरीके से दिखाया जाता है, ये एक एरो बना देते हैं और एरो बनाकर इस तरीके से वेक्टर को शो कराया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो है ये तो कहलाएगा आपका हेड, ये क्या कहलाएगा, हेड, और ये पोर्शन कहलाएगा आपका टेल, ठीक है। भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन है ना, उसके हिसाब से कहा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। और ये बोला जाता है ये जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। और इसकी जो लंबाई है, किसकी लंबाई, इस एरो की लंबाई, वो क्या दिखाएगी, लेंथ ऑफ एरो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब ये चीज कई बार समझ में नहीं आती कि इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड के बराबर कैसे है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाता हूं कैसे है, ठीक है। इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मिसाल के तौर पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स को मैं एक और यहाँ दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये बॉक्स है, m मास है इसका, इस पर मैंने क्या करा, 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। समझ में आई नहीं बात, किधर की तरफ लग रहा है, एरो शो कर रहा है आपको इधर की तरफ, ठीक है। और इधर से लग रहा है 1 न्यूटन फोर्स, इधर से लग रहा है 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब आप गौर कर सकते हो, मैंने यहां पर बड़ा एरो बनाया है और यहां पर मैंने छोटा एरो बनाया, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर कैसा एरो है, बड़ा, और इस जगह कैसा एरो है, छोटा। क्यों बनाया मैंने यहां पर बड़ा एरो क्यों बनाया या छोटा एरो क्यों बनाया, इसका कारण है। क्या कारण है इसका, इसका कारण ये है कि ये 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो मैं लंबाई क्या रखूंगा, बड़ी, और मैग्नीट्यूड कम है तो लंबाई क्या रखूंगा मैं, छोटी। समझ में आ गई बात। अब मान लो अगर 3 न्यूटन होता, सपोज मैं इसी तरफ एक और फोर्स लगा रहा हूं 3 न्यूटन, इसी तरफ में एक और फोर्स लगा रहा हूं कितना, 3 न्यूटन। 2 न्यूटन तो पहले से लग ही रहा था, ठीक है। अब एक और मैं लगाता हूं 3 न्यूटन, तो अब मुझे कितना बनाना पड़ेगा, एरो का साइज और बड़ा बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात।
तो आप लोग को यहां समझ में आया है कि एरो की लंबाई से कैसे हम मैग्नीट्यूड डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं कि हर वक्त आप कहीं स्केल से लंबाई नापने बैठ जाओ, स्केल से लंबाई नाप ली तब जो है इसकी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर आ रही है, इसका मतलब 2 न्यूटन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। लंबाई अगर बड़ी है, ये 2 न्यूटन से 3 न्यूटन की बड़ी, इसका मतलब ये वाला वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अब अगर मैं तुम्हारे सामने ये हटा भी दूं, ठीक है, ये हटा भी दूं और इस वाले को ए नाम दे दूं, इस वाले को बी नाम दे दूं, बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बी का ज्यादा है और ए का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। किससे किससे पता लगा आपको? लंबाई से पता लगा। समझ में आ गई बात? तो मैग्नीट्यूड के बारे में ये बात आपको समझनी है। ये कहा जाता है कि लेंथ ऑफ एरो जो होगी वो किसके बराबर होगी? मैग्नीट्यूड के। लेकिन वो चीज इतना आसानी से हजम नहीं होती, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर बात आ गई है, फोर्स का क्लियर हो चुका है मसला। अब मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर एक चीज और बता देता हूं आपको, वो क्या है, ध्यान से देखना। इस एरो वाली बात को मैं एक तरीके से और समझा दूं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया कितना? 2 न्यूटन, ठीक है। और इधर की तरफ कितना फोर्स लगा? 1 न्यूटन। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इधर कितना फोर्स लगाया मैंने? 2 न्यूटन, और इधर कितना लगाया? 1 न्यूटन। अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये डब्बा किधर जाएगा? ये डब्बा किधर जाएगा? ये इधर की तरफ जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्यों जाएगा? क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है और ये जाएगा इधर। अब मुझे ये बताओ, अभी इधर जाएगा तो सही, लेकिन इधर कितने फोर्स के साथ जाएगा? अभी 1 न्यूटन के साथ जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? 1 न्यूटन के साथ कैसे जाएगा? क्योंकि यहां पर मैं क्या करूंगा? 2 - 1 बचेगा कितना? 1 न्यूटन, ठीक है। यहां तक आप लोग को क्लियर है। लेकिन अब इसे वेक्टर के हिसाब से हम कैसे समझते हैं वो बताता हूं, ठीक है। ध्यान देना, आप इसे ऐसे समझो, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ठीक है। मैंने डिवीजन करा है, ठीक है, कुछ लाइन से कुछ गैप है, ये गैप 1 न्यूटन के बराबर का है और ये कितने न्यूटन के बराबर का है? 2 न्यूटन के बराबर का, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली 2 न्यूटन वाली, इसकी लंबाई इतनी रखूंगा, और 1 न्यूटन की कितनी लंबाई रखूंगा? इतनी। अरे रखूंगा नहीं रखूंगा? अरे ये एक ही तो है ना, ये गैप कितना है? 1 के बराबर, और ये गैप कितने के बराबर है? 2 के बराबर, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है नीचे वाली, क्या इस ऊपर वाली लाइन को खत्म कर देगी क्या? बताओ। बिल्कुल खत्म कर देगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्यों खत्म कर देगी? क्योंकि आपस में न्यूट्रलाइज कर देगी इसे, ठीक है। तो बचा कितना? अब बचा कितना? 1 न्यूटन, और उसका साइज कितना होगा? इसके बराबर होगा। समझ में आ गई बात? उसका साइज किसके बराबर होगा? इसके बराबर। क्लियर है यहां तक? तो ये जो 1 न्यूटन है, यानी अब अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करके डायग्राम बनाऊं, तो वो सिंप्लीफाई करके डायग्राम पता है कितना बनेगा? इतना बनेगा 1 न्यूटन। या तो मैं इधर एरो बना दूं या इधर एरो बना दूं। नहीं बात समझ में? अरे ये डायग्राम और ये डायग्राम इक्वल है एक तरीके से। नहीं बात समझ में? ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एक तरीके से इक्वल है। कैसे इक्वल है? ध्यान समझना। यहां पर हम कितना लगा रहे हैं? 2 न्यूटन, और यहां पर कितना लग रहा है? 1 न्यूटन, ठीक है। और अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो बचेगा कितना? 1 न्यूटन। तो अब ये डब्बा 1 न्यूटन से इधर जा रहा है, या तो मैं ये बोल दूं या फिर डायरेक्टली मैं ये बोल दूं कि 1 न्यूटन से इधर चला गया, 1 न्यूटन का फोर्स लगा था। तो ये दोनों डायग्राम आपस में क्या है? इक्वल है, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? ठीक है। यहां पर भी बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये 1 न्यूटन का एरो ये बना कैसे, ये एरो कैसे बना, ये भी समझ में आ गई ना बात? भाई ये 2 न्यूटन पूरा यहां से यहां तक था, ठीक है। ऊपर वाला कितना था? 2 न्यूटन। नीचे वाला कितना था? 1 न्यूटन। इस 2 न्यूटन में से 1 न्यूटन ने एक खत्म कर दिया इस वाले पोर्शन को, बचा कितना? ये, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, जो ये चीज जो बची है, ये वाला वैल्यू, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन? अरे लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो इसी के साथ एक चीज और बता दूं आपको। सपोज ये अगर ए वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है ए, ठीक है, और ये वेक्टर है कितना? बी। तो जो ये बचा हुआ वेक्टर बचेगा, भाई ये इसने इसको खत्म कर दिया, इतने इतने पोर्शन को खत्म कर दिया, तो अब बचा कितना? इतना पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये किसके बराबर होगा? ए माइनस बी के बराबर होगा, नहीं होगा? अरे भाई ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को नष्ट कर दिया ना इन्होंने। बचा कितना? ओनली ये वाला पोर्शन बचा है ना, तो ये वाला पोर्शन मैंने अलग से बना दिया, और ये किसके बराबर है? ए माइनस बी के बराबर। अच्छा, अब एक मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये इसे तो इधर बना दिया और इस बी को इधर बना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बी को इधर बना दूंगा ना, तो भी जो इधर पोर्शन बचेगा वो क्या होगा? ए माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है।
मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। मैंने अभी तक ओनली फोर्स के बारे में बात करी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। कैसे होती हैं अपन इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ तक लिखो जल्दी से। चलिए एक चीज और मैं आप लोग को यहाँ बता दूं, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना ये चीज के लिए कि कैंसिल ईच अदर, ठीक है। यहाँ क्या लिख लेना, कैंसिल ईच अदर, ठीक है। फिर वेक्टर के बारे में भी थोड़ी देर बाद और आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा स्केलर की परिभाषा पे आ जाएं, धीरे धीरे आपको इस टॉपिक के अंदर मजबूती आएगी। अभी तो सिंपल मैंने आप लोग को क्या समझाने की कोशिश करी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ एडिशन जो है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी उसके लिए तो आपको चिंता करना ही नहीं है, ठीक है। और मैंने ये जो अभी जितने भी एग्जांपल समझाए वो फोर्स के समझाए। अभी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पूरा एक चैप्टर है आप लोग का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां पर फिर इस पे डिस्कस करूंगा। तब आपको और फील आएगा कि हाँ ये तीनों क्वांटिटीज कैसे वेक्टर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी फोर्स के ऊपर चर्चा करी है मैंने ताकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। अब सेकंड परिभाषा लिखेंगे अपन लोग, स्केलर क्वांटिटीज। तो आप लोग हेडिंग डालिए स्केलर क्वांटिटीज, फटाफट हेडिंग डालिए स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज, सेकंड डेफिनेशन है स्केलर क्वांटिटीज। बिल्कुल इन डेप्थ होगा ये आपका पूरा वेक्टर वाला जो पोर्शन है, बिल्कुल डेप्थ में करूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और विजुअलाइज भी करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग परेशान मत हो। स्केलर क्वांटिटीज में लिखना आप, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव only magnitude are called scalar quantities. Scalar quantities और स्केलर्स, स्केलर भी कह देते हैं सिंपल, ठीक है। अब ऐसी क्वांटिटीज जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। समझ में आई नहीं ये बात, ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो एक तरीके से अमाउंट, वैल्यू हो ओनली, और डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो टाइम, ठीक है। टाइम का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, सब जानते हैं टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली अमाउंट होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम के अलावा अगर बात करूं मैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होती है क्या, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर भी क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस, डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब डिस्टेंस की कैसे नहीं होती ये हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो मैं अभी उसके ऊपर जाना नहीं चाहता जान करके, कि अगर वहां जाऊंगा तो फिर वो टॉपिक के अंदर अपन फंस जाएंगे, और जो वेक्टर वाली चीज है वहां पर वो चीज अधूरी रह जाएगी। तो मैं मेन वेक्टर पे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे डिस्टेंस टॉपिक आएगा ना आगे तो आपको वहां समझा दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड एक्सेट्रा, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब क्या है आपके, ओनली मैग्नीट्यूड रखते हैं, इनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। आप खुद सोच कर देखो है क्या डायरेक्शन, नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को फोर्स को समझाया, तो फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, अमाउंट भी है और डायरेक्शन भी, सीधी सी बात है, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका भी मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से यहाँ तक लिखिए फटाफट, ये एग्जाम्पल्स वगैरह लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम लोग लिख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मास हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम हो सकता है, पावर हो सकता है, वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, ठीक है। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड, आप लोग खुद दिमाग लगाकर देखो क्या होगा, इन सबका ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, ओनली अमाउंट हो सकता है, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 2 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, मिलीलीटर, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। पावर 2 वाट, बल्ब पे लिखा हुआ आता है 100 वाट का, 60 वाट का, आता नहीं आता, ठीक है। तो कोई उसकी डायरेक्शन वायरेक्शन है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे वर्क की, ऐसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये क्या है, सारी आप लोग को मैंने आप लोग को थोड़ा फील भी कराया इस चीज का, कि हाँ आप लोग इस चीज को समझो कि हाँ किस तरीके से मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ।
अब इसके बाद सवाल उठता है नीड फॉर वेक्टर्स, वेक्टर की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, नीड फॉर वेक्टर्स क्या जरूरत पड़ी, वेक्टर की क्या जरूरत पड़ी ऐसी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो अब तक छोटी क्लासेस में पढ़ा था 9th क्लास में, वहां पर आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन वहां जितनी भी बात हो रही थी वो कौन सी बात हो रही थी, वन डायमेंशन की बात हो रही थी। वन डायमेंशन आप समझते हो, जिसमें ओनली एक कोऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट हो। अरे बात समझ, ओनली कितनी कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो, एक, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। आप लोग को बता दूं, आज तक आप लोगों ने 10th में अभी तक 2 एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, एक्स वाई के बारे में, लेकिन अब एक और कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़ोगे जेड एक्सिस, ठीक है, जो 3D की बात होगी, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट का मतलब ऐसा समझो आपके एक कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यानी 1 डायमेंशन है, 2 कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यानी 2 डायमेंशन है, और 3 कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यानी 3 डायमेंशन है। समझ में आ गई बात। तो आज तक आप लोगों ने जो स्टडी करी है छोटी क्लासेस के अंदर, वो किस चीज की स्टडी करी है, 1 डायमेंशन की पढ़ी। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, और ये व्यक्ति यहाँ से चला इधर की तरफ 5 फीट, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। तो आप लोगों ने ऐसा लिखा होगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया, सपोज इधर की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव कंसीडर करी होगी, ठीक है, या आप इस हिसाब से समझ रहे होंगे कि ये इधर तो एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ क्या मानोगे आप, इस इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सिस मानोगे, क्या मानोगे, माइनस एक्स। अरे ऐसे ही तो मानते थे, इधर वाला पोर्शन प्लस एक्स एक्सिस, इधर वाला माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 5 फुट इधर चला है, इधर की तरफ चला है, यानी यहाँ इसे कितना काउंट करूंगा मैं, +5। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना काउंट करूंगा, +5। और ये व्यक्ति यदि वापस इधर से इधर आ जाता है 5 फीट चल के दोबारा, तो मैं कितना मानूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट, -5, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यदि यहाँ पर आ गया, ये ए पर था पहले, फिर बी पर गया, फिर वापस से ए पर आ गया, तो ए टू बी तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, +5, ठीक है। और वापस से बी टू ए आएगा तो कितना हुआ, बी टू ए पर -5। समझ में आई नहीं ये बात। लेकिन अगर मैं ए से ही काउंट करूं, ए टू बी और बी टू ए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 0। पता है कैसे, +5 लिखूंगा और -5 लिखूंगा, बराबर कितना आएगा, नहीं बात समझ में आ गई ना सबको, कोई दिक्कत है यहां तक। तो आप लोग एक डायरेक्शन को किससे डिनोट कर रहे हो, प्लस से, और एक डायरेक्शन को किससे बता रहे हो, माइनस से, क्योंकि वहां एक ही डायमेंशन की बात हो रही थी। लेकिन अब आप लोग को मैं ये बात बता दूं, अब एक डायमेंशन की बात नहीं होगी, अब किसकी बात होगी, 2 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन की, सबकी बात होगी। तो अब जब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन आ गए तो प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में, फिर हमें अलग अलग से दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब अलग से दिखाने के लिए कैसे दिखाना पड़ेगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये स्केलर वाले पोर्शन को तो मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, और आप लोग यहां पर एक एग्जांपल समझो, ध्यान से देखना। मिसाल के तौर पे ये है x और ये है y, ठीक है। सपोज मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पर कितना होगा, 0,0 होगा, ठीक है। और सपोज एक इंसेक्ट है, ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा है, ठीक है, ये छोटा सा कीड़ा है, ये यहां से चला, इसके ओरिजिन से चला, समझ में आई नहीं ये बात। और ओरिजिन से चल के कहां तक आया, यहां तक 5 मीटर, कितना चल के आया, 5 मीटर। तो आप अगर इसकी पोजीशन बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, +5 किसमें, एक्स एक्सिस में, या आप +5 मीटर ओनली बोल दोगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि हाँ किसके अंदर बात कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। या आप यहां पर ऐसा लिख दोगे 5,0 तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये किसके अंदर है, एक्स के अंदर है, और 0 किसके अंदर है, वाई के अंदर है, ठीक है। लेकिन मान लो ये चीटी इससे चलते चलते, यहां से चलते चलते दीवार पर आ गई इस जगह, ठीक है, समझ में आई नहीं बात, कहां पर आ गई, यहाँ दीवार पर आ गई, ठीक है। और ये जो दीवार है ये क्या बन जाएगा, प्लेन। ध्यान रखना, 2 कोऑर्डिनेट्स मिलकर क्या बनता है, प्लेन बनता है। 2 कोऑर्डिनेट मिलकर क्या बनता है, प्लेन बनता है। तो ये क्या बन गया है, प्लेन। और सपोज ये चीटी यहां से चल के कितने मीटर पर आ गई है, 4 मीटर पे। कितने मीटर पर आ गई है, 4 मीटर पे। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो अब 4 मीटर लिख देता हूं यहाँ पर ओनली, ठीक है। कितने मीटर पे आ गई है, 4 मीटर पे। तो अभी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका कितना होगा, 0,4, और इसका कितना होगा, 5,4। तो अभी तो आप लोग को यूं तो समझ में आ रहा है कि ये 5 मीटर एक्स एक्सिस के अंदर है और 4 मीटर किसके अंदर है, वाई एक्सिस। लेकिन आपको पता है कैसे लिखना होगा, वेक्टर के अंदर कैसे लिखोगे, क्योंकि वेक्टर में जो कैलकुलेशन करी जाती है, जो सब कुछ नापा जाता है, वो कहां से नापा जाता है, ओरिजिन से। कहां से नापा जाता है,
ओरिजिन से, ठीक है। तो मैं अगर इसकी पोजीशन को r मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, r, ठीक है। तो r वेक्टर, ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को, पोजीशन वेक्टर को तो पूरा r रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अभी आगे बात करूंगा। लेकिन जो यहाँ पर ये एरो जो दिख रहा है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके ऊपर अगर आपको ये एरो तीरा लगा हुआ मिलता है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो क्या है, वेक्टर है। यदि तीरा नहीं लगा हुआ तो वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। और ऐसी कोई क्वांटिटी जो वेक्टर है, आप जानते हो कि वो वेक्टर है लेकिन उस पर एरो नहीं लगा हुआ, तो समझ जाओ कि वहां पर ओनली किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे फोर्स है, ठीक है। अब आप जानते हो कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, आपके सामने लिखा हुआ है 2 न्यूटन, राइट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके सामने ओनली F बराबर 2 न्यूटन लिख दिया गया, ठीक है, तो अभी ये तीरा नहीं लगाया क्योंकि इसने डायरेक्शन नहीं दे रखी। समझ में आएगा? तो ये किसकी बात कर रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड की, ठीक है। मैग्नीट्यूड को एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या तरीका होता है, F वेक्टर और पास में क्या बना देते हैं, 2 डंडे। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मोड जिसे आप कहते थे, ठीक है, मोड कहते थे ना, जिसमें सारी वैल्यूज प्लस में आती थी, याद है या नहीं है? तो ये जो मोड है ये क्या कहला रहा है, मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बात? यहां पर आइए आपके पास F वेक्टर, और ये डंडे लगाने का मतलब क्या हो गया है कि हम वेक्टर की बात, मतलब वेक्टर का काम तो कर रहे हैं लेकिन वेक्टर की ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी मैं अगर वेक्टर के लिए कहूं तो हम सिंपली वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, F वेक्टर करके रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ओनली या तो F लिख दो या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बात? या तो अकेला F लिख दो तो क्या हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, या फिर आप साथ में क्या कर दो, 2 डंडे लगा दो, एरो मत हटाओ, 2 डंडे और लगा दो, तो भी किसकी बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की। और अकेला ओनली एरो लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, वेक्टर, ठीक है। चलो खैर मैं मुद्दे से भटक गया था, अब वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है, यह है कि आप लोगों को डायरेक्शन का, जब एक आपका मैंने आप लोग को बताया जैसे कि जब एक डायमेंशन की बात थी तो वहां प्लस माइनस से काम चल रहा था हमारा, ठीक है। लेकिन अब 2 डायमेंशन आ गई तो क्या करेंगे, तो 2 डायमेंशन में अगर मैं इस चीटी की लोकेशन बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा, +5, अरे पॉजिटिव एक्स के अंदर है ना, तो +5, ठीक है, किसके अंदर, एक्स एक्सिस में, ठीक है। समझ में आ गई बात? और वाई में भी प्लस है ना या माइनस है, तो मैं लिखूंगा +4 वाई एक्सिस। समझ में आ गई बात? अच्छा एक मिनट, अब ये चीटी यहां से ऊपर जाने के बजाय अगर नीचे आती, ये क्या होगा, -y होगा ना। और अगर ये चीटी ऊपर जाने के बजाय कहां आती, नीचे आती, इस जगह, ठीक है, कितने पर, -4 मीटर। अब डिस्टेंस माइनस में तो होती नहीं, आप जानते हो, लेकिन ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि चीटी कहां गई है, नीचे। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चीटी कहां गई है, ऊपर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चीटी कहां गई है, नीचे। तो इस केस में ये वाली लोकेशन जो होगी चीटी की, ये लोकेशन को अगर इसको मैं R1 कह दूं और इसको मैं R2 कह दूं, तो R2 पता है क्या होगी, या तो R1 आ गए दोनों प्लस प्लस, लेकिन R2 पता है क्या होगी, +5 एक्स एक्सिस और -4। समझ में आ गई क्या बात? तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ प्लस और ये लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई क्या सबको? अब मैं थोड़ी सी एक बात और कर लूं, आप जानते होंगे वैसे तो, लेकिन बता दूं फिर भी। देखो इधर ध्यान दो, प्लेन किसे कहते हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। जब हम 2 कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका प्लेन, ठीक है। क्या कहलाएगा, प्लेन, ठीक है। और ये एक और कोऑर्डिनेट मान लो, अब ये वाला जो प्लेन कहलाएगा ये कहलाएगा आपका XY प्लेन, ठीक है। ये Z एक्सिस था, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, YZ प्लेन। क्या कहलाएगा ये, और ये वाला जो प्लेन है ये क्या कहलाएगा आपका, XZ प्लेन। समझ में आ गई क्या बात? अरे क्लियर है क्या सभी को? तो 2 कोऑर्डिनेट मिलके क्या बनाते हैं, प्लेन, ठीक है। अब यहाँ XY मिल रहे हैं तो XY प्लेन, अगर यहाँ XZ मिल रहे YZ मिल रहे हैं तो YZ प्लेन, और यहाँ पर XZ मिल रहे हैं तो XZ प्लेन, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें बता रहा हूँ आप लोग को, जो मैं बताता जा रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो लिखते रहो इसे, ठीक है। हिंदी में लिख लो अपनी भाषा में, ठीक है। अगर कोई चीज लगती है कि हाँ यार ये चीज मुझे नहीं पता थी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो लिख लो, ठीक है। अभी आप लोग को जो ये नीड फॉर वेक्टर है इसके अंदर थोड़ा सा पहले लिख लो, फिर चाहो तो ये एग्जाम्पल जो मैंने चीटी वाला समझाया है ये आप लिख लेना, और थोड़ा सा ये प्लेन के बारे में लिख लेना, ठीक है। तो आप लोग एक चीज लिखो पहले फटाफट, नीड फॉर वेक्टर में इसमें लिखना, इन 1 डायमेंशन
In one dimensional motion, only two directions are possible. In one dimensional motion, only two directions are possible. Only two directions are possible. जल्दी से लिखो, only two directions are possible. So we use positive and negative sign. So we use positive and negative sign. लिख लिया यहाँ तक, ठीक है. चलो इसके आगे लिखना. But in case of two dimension, 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 ब्रैकेट में लिखना आप लोग प्लेन, और थ्री डायमेंशन, और थ्री डायमेंशन ब्रैकेट में लिखना स्पेस. An object have a large number of directions. So we use vectors. समझ में आ गई बात भाई. मैंने नीड फॉर वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा दिया है. जब आप लोग की एक डायमेंशन थी तो प्लस माइनस से काम चल जाता था, लेकिन जब आपकी एक डायमेंशन से ज्यादा आती है तो प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा. वहां आपको दो डायमेंशन में या तीन डायमेंशन में बताना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है. तो वहां पर आप लोग को यूज करना पड़ती है वेक्टर, ठीक है. और यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कि जब प्लस के अंदर आएगा, ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको, कि आप किस कोऑर्डिनेट के किस पोर्शन में हो, प्लस वाली साइड या माइनस वाली साइड, वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है. समझ में आएगा. जैसे यहाँ -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे गई है चीटी. प्लस वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर गई है. यदि मैं यहाँ माइनस लगा दूं, यहाँ माइनस लगा दूं, तो क्या पता चलेगा इससे, बताओ कहां पर गई है. इससे कौन सी लोकेशन आने वाली है, इससे पता है क्या लोकेशन आएगी, इससे ये वाली लोकेशन आएगी यहाँ पर -5, यानी इस टाइम चीटी यहाँ मौजूद होगी यदि ये वाला वेक्टर बनाते हैं तो. समझ में आ गई बात, ठीक है. क्लियर है यहाँ तक. या इसको तो आप R2 को तो R2 रहने दो और इस पोजीशन को R3 मान लो. तो R3 बराबर कितना होगा, R3 बराबर आएगा -5 x एक्सिस और -4 y एक्सिस. तो -5 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि लेफ्ट गए. समझ में आ गई बात यहाँ तक, सभी को क्लियर है. चलो जल्दी से ये चीज लिख लो, अपने भाषा में भी लिख सकते हो आप लोग, फिर हम बाकी का कल पढ़ेंगे.